Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening to all of my students. तो जो हमने पहला जो लेक्चर दिया 12th क्लास ज़ूलॉजी के सिलेबस को लेके, उसमें हमने आपके जे.एंड.के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, उसके अंदर जो ज़ूलॉजी का सिलेबस है, उस सिलेबस की जो पहली लाइन है, उस पहली लाइन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज़ डिफरेंट मीन्स ऑफ रीजनरेशन। तो वो सारे उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं छोटे, वो हमने अपने पहले ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कंप्लीट किए। तो बिफोर स्टार्टिंग माय टुडेज लेक्चर, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड एज? एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट को क्या कहते हैं? जब तक आप इस लेक्चर को वॉच कर लोगे, तब तक कमेंट्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे एंड एट द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर मैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दूंगा, ताकि आप अपने दिए गए जवाब को ट्रू आंसर के साथ, अप्रोप्रिएट आंसर के साथ रिलेट कर लोगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑन बिहाफ ऑफ सिलेबस, या सो फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न्ड, उस हिसाब से हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वहां से स्टार्ट करना है। जबकि बॉटनी का जो आपका सिलेबस है, उसमें आपने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज डिफरेंट पैरामीटर्स, ये सब आपको बॉटनी में पढ़ना है। लेकिन यहाँ मैंने आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन से स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज मुझे लगा कि जब एक स्टूडेंट ह्यूमन रिप्रोडक्शन तक जाता है, सिलेबस का वो वाला हिस्सा स्टार्ट करता है, there is some prerequisite knowledge which a student should have before going through the human reproduction phase of your syllabus. इसलिए आज मैंने इस छोटे से लेक्चर के अंदर आपको कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं या बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है फॉर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स और फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू अंडरस्टैंड, मैं उनको आज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आप ये लेक्चर बड़े एंथुसियाज्म के साथ और डेडिकेशन के साथ इसको वॉच कीजिएगा, सो दैट जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या टॉपिक्स आएंगे, जिसमें हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, गेमेटोजेनेसिस एंड सेक्स एजुकेशन के हवाले से these assisted reproductive techniques, embryological terms, so many things we have to learn in this chapter. वो सारी चीजें आपके लिए फिर आसान हो जाएंगी अंडरस्टैंड करना। So let us start our today's topic, sexual reproduction and its basis. In previous lecture we came to know about asexual reproduction, but today we will know about sexual reproduction. When this question is asked to a person that what is sexual reproduction, there are many students or many people who use the answer like this, that sexual reproduction is that means of reproduction in which there is involvement of sex, the formation of the young one. But that is not true. Why that is not true? Because we don't know the definition of sex. What is sex? Sex means features differentiating males from females and vice versa. Features differentiating males from females and vice versa. जो फीचर्स आपको डिफरेंशिएट करते हैं आपके अपोजिट जेंडर से, उन फीचर्स को हम कलेक्टिवली सेक्स का नाम देते हैं इन मेडिकल एंड बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी। व्हाट आर द फीचर्स व्हिच आर डिफरेंशिएटिंग अ बॉय फ्रॉम अ गर्ल फ्रॉम अ बॉय, अ ब्रदर फ्रॉम अ सिस्टर, अ मदर फ्रॉम फादर, अ हस्बैंड फ्रॉम वाइफ? All these features are collectively called as sex. Now, what is sexual reproduction? Its definition is something different. We define sexual reproduction as
a means of reproduction, a means of reproduction where young ones are produced, through the involvement of both gametes, their fusion, and finally development of a reproductive unit in them, यानी यंग वन और यंग वंस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इस डेफिनेशन को लेके हमें ये समझना है, जब एक ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसमें एक तो दो गेमीट्स की जरूरत होती है विच आर अपोजिट टू वन अनदर। दो गेमीट्स की जरूरत होती है तो जाहिर सी बात है दो पेरेंट्स की जरूरत होगी, अनलाइक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। However, there are some exceptions in which there is some animals exhibit hermaphroditism. We will discuss about that later. But most of the sexually reproducing animals require true parents, with a little exception. And from these two respective parents, there is liberation of gametes. In sexual reproduction, there should be involvement of gametes, and also there should be fusion of the gametes to form a reproductive unit. When reproductive unit is formed, then this reproductive unit finally develops into the new young one or young ones. So, if you are going to define the sexual reproduction, you have to define it in biological way. That type of reproduction where is involvement of both the gametes, their fusion, their conversion into the reproductive unit, and finally the development of this reproductive unit into the young one or young one. This will account a best definition for sexual reproduction, not only mere the involvement of the sexes, as most of the people used to say. ये तो डेफिनेशन हो गई। इस डेफिनेशन के बाद हमें कुछ बेसिक चीजें देखनी है जिनमें हमें जानना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे इनकी अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीन्स के जरिए हो या एसेक्सुअल मीन्स के जरिए से हो, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता क्यों है। कहने का मतलब यह है, अगर लिविंग इंडिविजुअल एक है उसके अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे अंदर डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, दीज आर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। हर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमारे यानी लिविंग इंडिविजुअल्स के अंदर होता है विद ए बेस्ट एम। जैसे हमारे अंदर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होगी, कुछ एम होगा, हमारे अंदर रेस्पिरेशन होगी तो देयर विल बी एन एम। सिमिलरली हमारे अंदर जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, तो इस रिप्रोडक्शन का जो होना है, देयर शुड बी सम एम, एंड हियर द एम ऑफ रिप्रोडक्शन इज, रिमेंबर इट, प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ यंग वन, फॉर्मेशन ऑफ यंग वन। व्हाई? इसी से कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज होती है। व्हेन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ यंग वन, देन ओनली देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज और रेस और काइंड। तो in the way our parents did reproduction and we are there, their parents did reproduction and they were there, and their parents did reproduction and they were there. So when an organism exhibits this process of reproduction, he or they, the organisms, they achieve this aim, they produce their young ones of the same kind, type or species. When an organism undergoes this process of reproduction, this whole physiological process of reproduction requires some basic parameters. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के होने के लिए we require some basic parameters, और
4 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। उनमें एक जो बेसिक पैरामीटर है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, आपको पता है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल है, और सेल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, ऑल कैरेक्टर्स आर एक्चुअली कवर्ड बाय इट न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं टू परफॉर्म, वो होते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ इट्स न्यूक्लिक एसिड। वो न्यूक्लिक एसिड होता है इसके अंदर इन द क्रोमोसोम्स एज जीन्स। ठीक है, तो जीन्स के अंदर ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये 2 तरह का होता है, आपको पता है डीएनए और आरएनए। अभी मैं उन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है, और वो वाला जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है उसी से उनकी जीन्स बने होते हैं। हालांकि देयर आर सम वायरसेस, हम रेट्रोवायरसेस, जिनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। ये हमें आगे दूसरे यूनिट में पढ़ना है, लेकिन यहाँ हमें देखना है कि एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, जब उस डीएनए यानी उस जीन की रेप्लिकेशन यानी रिप्रोडक्शन होगी तभी पॉसिबल है न्यूक्लियस, फिर सेल की रिप्रोडक्शन होगी, तो आगे जाके उस सेल की रिप्रोडक्शन से उस ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन होगी। तो सबसे पहला जो पैरामीटर जिसकी रिक्वायरमेंट होती है रिप्रोडक्शन के लिए वो है डीएनए रेप्लिकेशन, और एट टाइम आरएनए रेप्लिकेशन एज वेल, जिनमें आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल एज जीन होता है। ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन कहो या डीएनए की रिप्रोडक्शन कहो, एक ही बात है। उसके बाद दूसरा पैरामीटर है वो है सेल साइकिल। अब जब इनके सेल के जीन्स ने एप्लीकेशन की, उसके बाद जो ये सेल है उसको भी सेल साइकिल यानी सेल की रिप्रोडक्शन भी होनी है। जब सेल की रिप्रोडक्शन होगी तभी जमीर बनेगा, तभी जाके जो ये ऑर्गेनिज्म है इसमें ये एबिलिटी आएगी कि ये अपने जैसा नया यंग वन आगे जाके प्रोड्यूस कर लेगा। तो सेल के अंदर भी जो रिप्रोडक्शन होती है उसको कहते हैं सेल साइकिल। तो ये दूसरा पैरामीटर हुआ। जब सेल साइकिल होगा, सेल साइकिल के होने से क्या होगा, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, सेल साइकिल के होने से यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हम इसके हवाले से कहेंगे कि सेल साइकिल के बाद देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, गैमीटिक प्रोडक्शन। और जो गैमीटिक प्रोडक्शन होगा, असल में गैमीट्स से क्या बनाना है, रिप्रोडक्टिव यूनिट। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट बनेगा वो बनेगा फ्रॉम द रेस्पेक्टिव गैमीट्स। जबकि आपने देखा जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स थे उनके अंदर जो है गैमीट्स की जरूरत नहीं थी। उनके अंदर कहीं पर ट्यूबर था, ठीक है, कहीं पर रूट, कहीं पर लीफ, कहीं पर शूट, कहीं पर कोई पार्ट, कहीं पर कोई फ्रेगमेंट, कहीं पर स्पोर था, इस पर रखेंगे एज रिप्रोडक्टिव यूनिट। बट यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसके बनने के लिए यहाँ पे गैमीट्स की जरूरत होती है। तो कहना यह है जो तीसरा पैरामीटर है वो है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स में ये गैमीट्स से बनना चाहिए, और बोथ गैमीट्स शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ द गैमीट्स। और इसका जो चौथा पैरामीटर है बेटा वो ये है, अभी देखो मैंने कहा एम ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ यंग वन। यदि यंग वन बना ही नहीं, अगर इफ देयर इज ए कपल, ठीक है, एक मिसाल में देता हूं, इफ देयर इज ए कपल एंड उनके अंदर जो फीमेल पार्टनर है, मैं ह्यूमन्स की बात कर रहा हूं, जो फीमेल पार्टनर है शी इज प्रेग्नेंट, अगर वो प्रेग्नेंट भी है तब भी उनके अंदर जो एम ऑफ रिप्रोडक्शन है वो नहीं आया, बिकॉज एम ऑफ रिप्रोडक्शन इज व्हाट, इट इज प्रोडक्शन ऑफ यंग वन। जब तक यंग वन नहीं बनेगा तो तब तक एम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या रिप्रोडक्शन का नहीं आया। तो रिप्रोडक्टिव यूनिट अगर किसी कपल में भी बनता है, जैसे जाइगोट बनता है, या रिप्रोडक्टिव यूनिट जहां से बनता है गैमीट से गैमीट बनता है किसी कपल में, तब भी उनकी रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीट नहीं होती है। रिप्रोडक्शन तब कंप्लीट कहलाएगी व्हेन देयर विल बी अचीवमेंट ऑफ द एम ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ यंग वन। तो यहां मैं कहना चाहूंगा कि अगर एक इंडिविजुअल में गैमीट प्रोडक्शन भी होता है या रिप्रोडक्टिव यूनिट भी बनता है, यहां तक भी अगर उसके अंदर ये प्रोसेस है, उनके अंदर प्रोसेस होती है, तब भी रिप्रोडक्शन उनके अंदर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जब तक रिप्रोडक्टिव यूनिट कन्वर्ट नहीं होगा इनटू यंग वन या डेवलप नहीं होगा इनटू यंग वन, रिप्रोडक्टिव यूनिट डेवलप्स इनटू यंग वन। जब रिप्रोडक्टिव यूनिट यंग वन में कन्वर्ट होगा, देन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ यंग वन, देन देयर इज अचीवमेंट ऑफ दिस एम प्रोडक्शन ऑफ यंग वन। तो ये 4 पैरामीटर्स है जिनकी जरूरत होती है ऑर्गेनिज्म्स के अंदर टू कंप्लीट द प्रोसेस रिप्रोडक्शन। मैं रिपीट करूंगा, पहला क्या है डीएनए रेप्लिकेशन, सेकंड क्या है सेल साइकिल, थर्ड क्या है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, लास्ट वन क्या है प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव यूनिट इनटू यंग वन। तो ये 4 पैरामीटर्स की जरूरत होती है। तो ये जो 4 पैरामीटर्स की जरूरत होती है, इन 4 पैरामीटर्स में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स में क्या है कि उनके अंदर
यहाँ गेमीट प्रोडक्शन जरूरी है, क्योंकि हमने देखा अनलेस एंड अनटिल देयर इज नॉट प्रोडक्शन ऑफ द गेमीट्स एंड देयर फ्यूजन टू फॉर्म ए रिप्रोडक्टिव यूनिट, देन द सेम प्रोसेस वुड बी कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा जो गेमीट्स है, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय गेमीट, गेमीट इज एक्चुअली ए, याद रखना, हैप्लॉइड, गेमीट इज एक्चुअली ए हैप्लॉइड सेक्स सेल having ability to get fused with opposite haploid sex cell to form a zygote। तो गेमीट वो हैप्लॉइड सेक्स सेल है जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो अपोजिट हैप्लॉइड सेक्स सेल के साथ फ्यूज हो सके, उसके साथ फ्यूजन होने के बाद वो दोनों सेल्स फिर डिप्लॉयड फॉर्म ऑफ ज़ाइगोट, डिप्लॉयड फॉर्म ऑफ न्यू सेल व्हिच इज देन कॉल्ड एज ज़ाइगोट, उसमें कन्वर्ट हो। तो व्हाट इज दिस हैप्लॉइड एंड व्हाट इज दिस डिप्लॉयड? हैप्लॉइड को मैं ऐसे समझाऊंगा, अगर हम एक सेल लेते हैं, इसके अंदर से 10 क्रोमोसोम्स है और आपने माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन किया तो आपने इन 10 क्रोमोसोम्स को कुछ ऐसे देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आपने दूसरी सेल को माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व किया और आपने उनको ऐसे देखा, 10 क्रोमोसोम्स को ऐसे देखा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? यहाँ पर भी 10 क्रोमोसोम्स है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पे इस वाली सेल को हैप्लॉइड कहेंगे और यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 है और इसको डिप्लॉयड कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम जो है तो वो पेयर्ड फॉर्म में है और इसके अंदर पेयर्ड फॉर्म में नहीं है। से इफ यू आर 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, उन 10 स्टूडेंट्स के जो शूज होंगे वो कितने होंगे? वो 10 होंगे। 10 स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ शूज अगर से आपको कोई पूछेगा कि 10 बच्चे कितने जूते पहनेंगे तो आप आंसर दोगे 10, ठीक है। लेकिन वो जो 10 जूते होंगे इनफैक्ट सिंगल फॉर्म में वो 20 होंगे। But the nature of our feet is like that a single shoe of a person contains shoes in paired form। ये नेचर है हमारे फीट का। तो इसी तरह अगर एक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 है, 46 है, 22 है, whatever is the number of the chromosome, if you observe the number of chromosomes are present, but chromosomes are present in paired condition, in paired form, such a cell is called as diploid। When the chromosomes are not present in paired form, when they are singly present, then the cell is said to be haploid। ठीक है। अब यहाँ पे हमने हैप्लॉइड सेक्स सेल की बात की। ये एक गेमीट क्या है? ये एक सेक्स सेल है, ठीक है। एक सेल है तो इसमें जो क्रोमोसोम की कंडीशन है वो हैप्लॉइड है, लेकिन इसके अंदर एबिलिटी है कि ये अपोजिट हैप्लॉइड सेल के साथ फ्यूज हो सकती है। तो यहाँ पे एक सेल हैप्लॉइड है और इसके अंदर 5 क्रोमोसोम्स हैं और ये दूसरी सेल है, इसके अंदर भी 5 क्रोमोसोम्स है, बट ये जो 5 क्रोमोसोम्स है दे आर प्रेजेंट इन हैप्लॉइड फॉर्म, ठीक। इफ दे आर सपोज्ड टू बी द गेमीट्स, इन गेमीट्स में एबिलिटी है दैट दे कैन फ्यूज विद वन अनदर, व्हेन दे विल फ्यूज विद वन अनदर दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बट सिंगल सेल। उस नई सेल में 5 + 5 नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने आएंगे? 10। नाउ दीस 10 क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन दिस पेयर्ड फॉर्म। You will find now 5 pairs of chromosomes, not just 10 chromosomes in single form, but in double form, in paired form। तो ये हैप्लॉइड कंडीशन जो n से हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, ये हैप्लॉइड कंडीशन सेक्स सेल्स आपस में फ्यूज होने के बाद उन्होंने डिप्लॉइड कंडीशन को वजूद में लाया और इन दिस न्यू सेल, दिस न्यू सेल इज व्हाट? इट इज नॉट डिप्लॉइड एंड दिस न्यू सेल इज कॉल्ड एज ज़ाइगोट। तो यही हमने लिखा, हैप्लॉइड सेक्स सेल हैविंग एबिलिटी टू गेट फ्यूज विद अपोजिट हैप्लॉइड सेल टू फॉर्म ए ज़ाइगोट। ये जो है ये गेमीट की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे ऊपर हमने लिखा कि द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस बोथ गेमीट्स, वन which are from the male parent and another from the female parent, and exceptionally in case of hermaphroditic animals or hermaphroditic organisms we may get both the gametes from the single parent. In that condition sexual reproduction takes place, but such sexual reproduction is again said to be uniparental like that of asexually reproducing organism। ये तो एक्सेप्शनल केस है, आगे देखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे आपने देखा कि गेमीट क्या होता है और इसकी आगे फंक्शन क्या होती है। अब
गेमीट्स को लेके, इन गेमीट्स का जो मिलना है, इनका जो फ्यूजन है, ठीक है, जब तक इनका फ्यूजन नहीं होगा तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे इन दोनों गेमीट्स का फ्यूजन जरूरी है, और उनके फ्यूजन के लिए कभी कभी हम टर्म्स यूज कर सकते हैं, सिनगैमी, सिनगैमी, कभी यूज हो सकती है टर्म एम्फिगोनी, एम्फिगोनी, या कभी हम इनके लिए टर्म यूज कर सकते हैं सिनजेनेसिस, सिनजेनेसिस, सिनजेनेसिस। कभी एम्फीमिक्सिस की टर्म भी हम यूज कर सकते हैं इनके लिए, एम्फीमिक्सिस। कहना यह है, चाहे एम्फिगोनी हो, चाहे एम्फीमिक्सिस हो, या सिनजेनेसिस हो, these are the names, the other names for what? For sexual reproduction। ठीक है, तो ये जो गेमीट्स होते हैं, ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं। उन फॉर्म्स को लेके कभी ये गेमीट्स चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये सेम होते हैं। तो अगर ये गेमीट्स सेम होते हैं, उस टाइम पे इनको कहते हैं आइसोगेमीट्स, आइसोगेमीट्स। आइसोगेमीट्स का मतलब है, अगर आप इनको मेल या फीमेल गेमीट को ऑब्जर्व करते हो थ्रू माइक्रोस्कोप या थ्रू डिफरेंट मीन्स, आपको दोनों गेमीट्स जो हैं एक जैसे देखने को मिलेंगे। दे विल बी हैविंग सिमिलरिटी इन देयर मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन। उस टाइम में इन गेमीट्स को कहते हैं आइसोगेमीट्स या होमोगेमीट्स भी कहते हैं, आइसोगेमीट्स और होमोगेमीट्स। इस तरह की एग्जांपल आपको कुछ सम एल्गी में देखने को मिलेगी। इसी तरह कई ऑर्गेनिजम्स में ये जो गेमीट्स होते हैं, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, और ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी और बिहेवियरली भी। तो उन गेमीट्स को कहते हैं एनाइसोगेमीट्स, एनाइसोगेमीट्स। या किसी बुक में आप ये टर्म भी देख सकते हो, हेटेरो, हेटेरोगेमीट्स। आप यहाँ पे ह्यूमन जो एग्जांपल है वो ले सकते हो। ह्यूमन में जो मेल गेमीट होता है विच इज कॉल्ड एज स्पर्म, ठीक है, एंड फीमेल गेमीट जो होता है दैट इज एग। अगर आप दोनों को माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन कर लोगे तो यहाँ पे आपको फीमेल गेमीट ओवल शेपेड दिखेगा, ठीक है, तो मेल गेमीट आपको टेडपोल शेपेड दिखेगा। तो आपको सीधे से लगेगा कि ये मेल गेमीट है या ये फीमेल गेमीट है। उस तरह के गेमीट्स को कहते हैं एनाइसोगेमीट्स, ठीक है। तो गेमीट्स सब जैसे भी हो, इन गेमीट्स को अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इनको आपस में फ्यूज होना है, ठीक है। फ्यूज होने के बाद ये दोनों गेमीट्स मिलकर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट को बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे उस रिप्रोडक्टिव यूनिट को कहेंगे जाइगोट। जब ये चाहे एनाइसोगेमीट्स है या आइसोगेमीट्स है, देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ गेमीट्स एज वेल, जिस तरह हमने देखा आइसो, एनएसओ, इसी तरह गेमीट्स भी होते हैं, माइक्रोगेमीट्स भी होते हैं, मैक्रोगेमीट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, इनमें ये डिफरेंशिएशन होती है गेमीट्स को लेके। यहाँ इतना काफी है, हमने जाना आइसो एंड एनाइसोगेमीट्स के बारे में। जब ये गेमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो ये फाइनली रिप्रोडक्टिव यूनिट को बनाते हैं, और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव जो यूनिट फाइनली बनता है वो है जाइगोट, ठीक है। अब जो ये जाइगोट होता है, तो यूजुअली जो हैप्लॉइड गेमीट्स आपस में फ्यूज हुए, उन हैप्लॉइड गेमीट्स के फ्यूजन होने से जो जाइगोट बना, तो ये क्या होगा, ये यूजुअली डिप्लॉइड होगा, यूजुअली ये डिप्लॉइड होगा। लेकिन जो लाइफ साइकिल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होता है, तो उनके उस लाइफ साइकिल को लेके कुछ डिफरेंट नेम्स आगे जाके आपको सुनने को या पढ़ने को मिलेंगे। तो एक नेम मैं यहाँ पे यूज करना चाहूंगा, दैट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक टर्म है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और बेटा दूसरी टर्म है डिप्लॉन्टिक। यहां पे मैं लिखूंगा, दूसरी टर्म है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और तीसरी टर्म आपको कहीं पे देखने को मिलेगी, दैट इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
चलो जी, जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, एक्चुअली ये जो टर्म्स है दे आर ऑल रिलेवेंट टू द जाइगोट, दैट इज व्हाई मैंने समझा कि इन टर्म्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दूं, ताकि आगे जाके बॉटनी में या जूलॉजी में जो आपके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर डिफरेंट टॉपिक्स एंड कंसेप्ट्स देखने को मिलेंगे वो आपके लिए इजी हो जाएंगे टू अंडरस्टैंड देम। तो जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है बेटा, वो यूजुअली होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में, जिसमें अलगी है, जिसमें फंजे है, ठीक है। तो ये अलगी या फंजे में आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो जाइगोट होता है, ठीक है, उस जाइगोट के जो डिविजन होते हैं पहले वो है मेयासिस होते हैं। तो जब मियोटिकली जाइगोट डिवाइड करता है, इसका मतलब है ये जो डिप्लॉयड फॉर्म ऑफ जाइगोट है, इसके जरिए से जो दूसरी सेल्स बनती है वो क्या बनेगी फिर, हैप्लॉइड। इसका मतलब फिर जो आगे जाके इंडिविजुअल्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। तो जाइगोट डिप्लॉयड है, ठीक है, जाइगोट को मियासिस होगा, तो मियासिस के जरिए से आगे जाके जो सेल्स इंडिविजुअल्स बनेंगे तो वो हैप्लॉइड रहेंगे। तो इसके लाइफ साइकिल को, जाइगोट के इस कैरेक्टर को लेके हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फॉर एग्जांपल सम algae, some fungi. नेक्स्ट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, विच इज टोटली अपोजिट टू द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर आपने ये समझा तो ये आप इजीली समझ जाओगे, यहाँ समझा ही होगा। इनके अंदर जो जाइगोट होता है उसका जो डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस, यानी आगे जाके जो इंडिविजुअल बनेगा जाइगोट से या इंडिविजुअल्स बनेंगे वो सारे के सारे इंडिविजुअल, या वो इंडिविजुअल क्या होगा, वो डिप्लॉयड होगा, क्योंकि जाइगोट इटसेल्फ डिप्लॉयड था एंड it got divided mitotically, leading to formation of new cells and ultimately embryo, then the new individual or individuals, and all those individuals will be of diploid nature, ठीक। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे जो जाइगोट होता है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है, माइटोसिस उसके अंदर होती है, ठीक है। तो जो माइटोसिस उसके अंदर होती है, तो इस तरह की जो इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो आपको सीड बियरिंग प्लांट्स से मिलेगी, या जो सारे के सारे हायर एनिमल्स हैं उनमें, उनसे मिलेगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के लिए आपको याद रहना है, हायर एनिमल्स या जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स, उनके अंदर बेटा ये वाला डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। उसके बाद तीसरा है दैट इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एज द नेम सजेस्ट, जो डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो उसके अंदर ये दोनों चीजें होती है कंपैरेटिवली। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ दीज ब्रेयोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड सम एल्गी, उनके अंदर ये वाला लाइफ साइकिल होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल याद रखोगे, ब्रेयोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ब्रेयोफाइट्स भी है, टेरिडोफाइट्स भी है, और कुछ एल्गी भी है, सम एल्गी एज वेल। इनके अंदर जो गेमिटोफाइट होता है, आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर जो गेमिटोफाइट से गेमीटस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो गेमिटोफाइट खुद हैप्लॉइड होता है, रिमेंबर इट, वो खुद हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और ये गेमिटोफाइट डिवाइड करता है माइटोटिकली, माइटोटिकली मैंडेटरी है इसके लिए माइटोटिकली डिवाइड करना। फिर यहाँ से जो गेमीट्स प्रोड्यूस होंगे दे विल रिटेन द हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द रेस्पेक्टिव पैरेंट सेल, गेमिटोफाइट। तो यहाँ इन ब्रेयोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या कुछ एल्गी के अंदर गेमिटोफाइट खुद क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और ये हैप्लॉइड गेमिटोफाइट माइटोटिकली डिवाइड करता है। माइटोटिकली डिवाइड करने के बाद ये जो गेमीट्स प्रोड्यूस कर लेगा उनके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिटेन रहेगा, देन अदर प्रोसेस विल टेक प्लेस इन द सेम वे। और इस तरह के इस यूनिक लाइफ साइकिल को फिर इस इंडिविजुअल के अंदर जो होता है वो कहते हैं हम डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो एनिमल्स के अंदर जो ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है दैट इज जाइगोट। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के अंदर इस जाइगोट को ही ले किया जाता है इन द वाटर, ऑन द लैंड, ठीक है। उन एनिमल्स को हम कहते हैं ओविपेरस, ओविपेरस। तो ओविपेरस वो एनिमल्स यहाँ पे होते हैं जिन जो अपने उनका जो फीमेल पेरेंट होता है वो एग्स को ले करता है। इनफैक्ट वो एग्स नहीं होते हैं, वो जाइगोट होता है, ठीक है। तो वो एनिमल्स जो एग्स को ही ले करते हैं उनको कहते हैं ओविपेरस। इसमें
जैसे बर्ड्स हैं, जैसे एम्फीबियंस हैं, ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो बच्चों को जनते हैं, जैसे ह्यूमंस है, और उनको कहते हैं ओविपैरस। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, जिनके अंदर ओविपैरस का नेचर होता है, उनके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनके जो यंग वंस बनने के चांसेस हैं वो चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हार्श कंडीशंस के चांसेस ज्यादा रहते हैं इनके डेवलपमेंट के लिए। इसलिए इन्होंने एवोल्यूशन में एक एडवांस्ड अडेप्टेशन हासिल की है कि ये नंबर ऑफ एग्स जो ये ले करते हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। दैट इज एन एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन। तो जो ओविपैरस हैं, इनके अंदर इन जो न्यू यंग वंस होते हैं उनके लिए कम चांसेस होते हैं डेथ के, डेसिकेशन के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो जाइगोट है ये फीमेल पेरेंट की बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है। उसमें फीमेल पेरेंट खुद ही जो होता है वो होमोस्टेसिस को मेंटेन रखता है, इसको एक्सटर्नल हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाता है। तो यहाँ पे सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होते हैं यंग वन की, ठीक है, वेविपैरस में। और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो ओवोवेविपैरस होते हैं। ओवोवेविपैरस यानी उनमें कंप्लीटली ना तो वेविपैरिटी होती है, ना उनके अंदर ओविपैरिटी होती है, ना तो वो फुली एग ही ले करते हैं, ना तो वो फुली डेवलप्ड यंग वन को जनते हैं। तो उन एनिमल्स को कहते हैं ओवोवेविपैरस। तो पार्शियली उनके अंदर ज़ायगोट की जो डेवलपमेंट है वो होती है उनकी बॉडी में, और पार्शियली फॉर्म जो यंग वन होता है उसको वो जनते हैं, उसको ले करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए एग्जाम्पल है रैटल स्नेक या शार्क्स में ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल शार्क्स, फॉर एग्जाम्पल रैटल स्नेक, ये ओवोवेविपैरस होते हैं। चलो, अब जो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये जो सारा प्रोसेस है प्रोडक्शन ऑफ द यंग वन, इस सारी प्रोसेस को हम 3 स्टेजेस में बेटा डिवाइड करते हैं, आप इसको याद रखोगे। तो जो पहला स्टेज होता है, वंस ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड, वंस इट टेक्स बर्थ, उसके बाद इसका जो एक पहला स्टेज चलता है जिसमें इसकी डेवलपमेंट होती है एक पर्टिकुलर स्टेज तक, जिस स्टेज में उसके अंदर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी आ जाती है, उस स्टेज को कहते हैं जुवेनाइल स्टेज। और इन प्लांट्स यहाँ पे बॉटनिस्ट दूसरी टर्म यूज करते हैं वेजिटेटिव स्टेज। तो कौन सा स्टेज हुआ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में? वो पहला स्टेज जिसमें ये इसके अंदर डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और ये कहां से कहां तक चलता है? जब ये बनता है, जब ये ले होता है, जब ये प्रोड्यूस होता है, व्हेन इट टेक्स बर्थ, फ्रॉम बर्थ अप टू द अटेनमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, वहां से वहां तक जो स्टेज है उसको जुवेनाइल या वेजिटेटिव स्टेज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स में दूसरा स्टेज आता है, दूसरा फेज आता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज में इस इंडिविजुअल में एबिलिटी आती है रेस्पेक्टिव गमीट बनाने की, यानी कि हम कहते हैं अब ये सेक्सुअली मैच्योर हुआ। सेक्सुअली मैच्योर होने के बाद अब इसके अंदर दूसरा स्टेज चलेगा, जिस स्टेज में इसमें एबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की, चाहे उसमें गमीट का बनना है, उसकी सिंथेसिस है, उसके अंदर फ्यूजन है, फिर रिप्रोडक्टिव यूनिट का बनना है, तो फिर उस रिप्रोडक्टिव यूनिट का कन्वर्जन है इनटू द यंग वन। ये वाला लाइफ का स्टेज चलता है, उस स्टेज को कहते हैं हम रिप्रोडक्टिव स्टेज, ठीक है। यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज दूसरा और मेन स्टेज है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है, इस रिप्रोडक्टिव स्टेज में गमीट्स बनाने की जो एबिलिटी होती है एनिमल्स में, दे विल अटेन द एबिलिटी टू सिंथेसाइज मेल, दैट इज द स्पर्म, और फीमेल दैट इज द एग और ओवा इन देयर लाइफ साइकिल। तो प्लांट्स के अंदर ये जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है वो फ्लावरिंग से मार्क होता है, वो होता है फ्लावरिंग से। कुछ चीजें आज के लेक्चर में आपको बॉटनी के टॉपिक्स के साथ ज्यादा देखने को मिलेंगी। मैं बॉटनी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ज़ूलॉजी ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ आज वो टर्म्स हम पढ़ रहे हैं जिनकी जरूरत हमें आगे जो बड़े कॉन्सेप्ट्स है वहां पे लग सकती है। तो यहाँ पे
एग्जाम्पल देने के हवाले से कहीं कहीं पे मुझे प्लांट्स का हवाला लेना पड़ता है या बॉटनी का हवाला लेना पड़ता है, अदरवाइज इट इज नॉट माई टेरिटरी। बट यहाँ पे जैसे ही मुझे लगता है कि किसी चीज की, किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, मुझे यहाँ पे किसी एग्जाम्पल की जरूरत है लेनी, अगर वो प्लांट से ही क्यों ना हो, आई वुड लाइक टू टेक दैट और यूज दैट एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स मोर क्लियरली, कंसेप्चुअली एंड इजिली। तो प्लांट्स के अंदर ये रिप्रोडक्टिव स्टेज कैसे पता चला? एनिमल्स के अंदर तो हमें पता चला रिप्रोडक्टिव कैसे, अब इन्होंने गेमेटिस का प्रोडक्शन सो सो फोर्थ क्या, तो लेकिन प्लांट्स के अंदर जैसे ही जो फ्लावरिंग होती है, तो एक्चुअली फ्लावर क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जैसे ही प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग हुई, तो उस फ्लावरिंग वाले स्टेज को हम कहते हैं, ये इनके लिए क्या है, रिप्रोडक्टिव स्टेज है। और फ्लावरिंग को लेके कुछ प्लांट्स होते हैं, उनके लिए आपके बॉटनिस्ट जो है वो टर्म यूज करते हैं मोनोकार्पिक या पॉलीकार्पिक। मैं चाहूंगा मैं ये दो टर्म्स यहाँ पे लिखूं। कुछ प्लांट्स होंगे मोनोकार्पिक, कुछ होंगे पॉलीकार्पिक। बड़ा आसान है ये। जो मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं, जैसे राइस है, जैसे कैरेट्स है, ठीक है, वो लाइफ में एक ही बार राइस, कैरेट एक्स्ट्रा, ये प्लांट जो है अपने इंडिविजुअल लाइफ साइकिल में ये एक ही बार फ्लावरिंग जो है या रिप्रोडक्टिव स्टेज को देखते हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं मोनोकार्पिक। इसी तरह जो पॉलीकार्पिक है वो इसके अपोजिट है। जैसे एप्पल है हमारा, जैसे एप्पल है या चाइना रोज, ठीक है, इनके अंदर इनको हम पॉलीकार्पिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइफ में एक बार नहीं, कई बार जो है रिप्रोडक्टिव स्टेज से गुजरते हैं, कई बार इनके अंदर फ्लावरिंग होती है। एक साल में भी आपके जो एप्पल प्लांट ट्रीज होते हैं उनके अंदर इस साल भी फ्लावरिंग होगा, आगे भी, फिर उस साल भी, फिर उस साल भी। तो जब बहुत बार ये फ्लावरिंग होती है, इन प्लांट्स को हम पॉलीकार्पिक कहते हैं। और जिनके अंदर लाइफ में एक ही बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इस तरह की रिप्रोडक्शन थी, तो उनको हम मोनोकार्पिक कहते हैं। ये तो हुआ प्लांट्स के हवाले से उनके अंदर जो ये रिप्रोडक्टिव स्टेज आता है वो कैसे आता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज चलता है, जब रिप्रोडक्शन का ये जो फेज है, ये जो स्टेज है वो चला गया, फिर नेक्स्ट स्टेज आता है व्हेन दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स lose their ability to synthesize gametes or to take part in the process of reproduction। उस स्टेज को फिर सेनेसेंस स्टेज कहते हैं। एंड ये सेनेसेंस स्टेज चलता है फिर थोड़ी देर, and ultimately it leads to death। ultimately it leads to death। so before individual death of an individual, उसने रिप्रोडक्टिव स्टेज देखा, तो उसी रिप्रोडक्टिव स्टेज में उसने रिप्रोडक्शन की। सो रिप्रोडक्टिव स्टेज फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ए यूनिक स्टेज। और इसी स्टेज में रिप्रोडक्शन होनी चाहिए। अगर ये स्टेज फिर गया तो फिर ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं रहेगा। देन ऑर्गेनिज्म विल लूज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ सेनेसेंस। इसमें फिर एबिलिटी नहीं रहती है। और उसके बाद कुछ टर्म्स है रिप्रोडक्टिव स्टेज में जब गेमीट्स बनते हैं, ठीक है, ये जो हमने रिप्रोडक्टिव यूनिट देखा गेमीट्स के बनने से, उन वो जो गेमीट्स बनते हैं, क्या वो गेमीट्स एक पेरेंट से बनते हैं या दो पेरेंट से बनते हैं, तो उस बेसिस को लेके कुछ टर्म्स आपको आगे देखने को मिलेगी। एक टर्म है मोनोशियस। इसके लिए कोई जो है दूसरी टर्म भी है, दैट इज बाइसेक्सुअल। दैट इज बाइसेक्सुअल। और जूलॉजी में आपको यही टर्म उस टर्म के बदले में देखने को मिलेगी, दैट इज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, इस टर्म को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बाइसेक्सुअल हम किसी ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, किसी इंडिविजुअल को कहते हैं जब उसमें एबिलिटी होती है बाय, एबिलिटी होती है बाय मीन्स टू, बोथ गेमीट्स बनाने की। है इंडिविजुअल एक ही, लेकिन उसमें एबिलिटी है कि वो दोनों गेमीट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे जो जूलॉजिस्ट होते हैं वो इसके लिए टीनिया का नाम जो है इसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि टीनिया में बाइसेक्सुअल नेचर होता है, एशोला में बाइसेक्सुअल नेचर होता है, ठीक है। और कुछ लोअर पोरिफेरनस नाइडेरियंस में ये नेचर होता है बाइसेक्सुअलिटी का, कि उनमें एबिलिटी होती है वो बोथ गेमीट्स को ये जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उन एनिमल्स के लिए हम हर्माफ्रोडाइट जो है टर्म वो भी यूज करते हैं। तो ये जो
मोनोशियस टर्म है, ये भी हम कभी कभार इसके लिए यूज करते हैं। कुछ जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे म्यूकर है, उनके अंदर जो ये गेमीट्स होते हैं, ठीक है, ये गेमीट्स होते हैं डेवलप फ्रॉम द सेम रेस्पेक्टिव पेरेंट, वहां पे ये मोनोशियस है। कभी हम होमोथैलिक टर्म भी यूज करते हैं, होमोथैलिक, होमोथैलिक, फॉर एग्जाम्पल म्यूकर, ठीक है। ये लोअर ऑर्गेनिज्म म्यूकर है, ये मोनोशियस नेचर के हवाले से एक अच्छी एग्जांपल है। या जो हायर एंड दीज प्लांट्स है, उनके अंदर स्वीट पोटैटो जो है वो इसके लिए कन्वीनियंट एग्जांपल रहेगी, स्वीट पोटैटो। क्यों स्वीट पोटैटो इसके लिए कन्वीनियंट एग्जांपल रहेगी? क्योंकि स्वीट पोटैटो प्लांट के अंदर आपको जो फ्लावर इसके अंदर देखने को मिलेगा उसमें बोथ स्टैमेन एंड कार्पेल यानी मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों होंगे, ठीक है। इसके अंदर बोथ, यहाँ पे S स्टैंड्स फॉर stamens and C for carpel. These are nothing but names of the respective male and female फ्लावरिंग पार्ट्स। अगर फ्लावर में स्टैमेन भी है, कार्पल भी है, तो क्या हुआ, इसका मतलब है दोनों मेल एंड फीमेल गेमीट्स इसके अंदर मौजूद है। एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, तो वहां पर भी ये मोनोशियस की टर्म जो है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हुआ डायोशियस, वो इसके अपोजिट है। डायोशियस का मतलब है यूनिसेक्सुअल, डायोशियस का मतलब है यूनिसेक्सुअल, या कहीं पे होमोथैलिक के बदले में आपको हेटेरोथैलिक, होमोथैलिक के बदले में आपको यहाँ डायोशियस के लिए हेटेरोथैलिक की जो टर्म है वो आपको देखने को मिलेगी। और ये जो हेटेरोथैलिक नेचर होता है लोअर ऑर्गेन्स में, इसके लिए कन्वीनियंट एग्जांपल रहेगी राइजोपस, राइजोपस, ठीक है। तो यहाँ इस यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब है यहाँ पे इंडिविजुअल्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। एक स्पीशीज में जैसे ह्यूमंस है, हमारे अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल अलग है फीमेल अलग है। जो मेल है वो मेल गेमीट को प्रोड्यूस करेगा और जो फीमेल है वो फीमेल गेमीट को प्रोड्यूस करेगा। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसे हमने राइजोपस के एग्जांपल जो वहाँ पे डायोशियस की टर्म हम यूज करते हैं, बॉटनिस्ट यूज करते हैं ज्यादातर, उसमें यही यूनिसेक्सुअल नेचर होता है, सो फार एज देयर रेस्पेक्टिव गेमीट्स आर कंसर्न, तो इसलिए वहाँ पे टर्म हेटेरोथैलिक भी कभी हम यूज करते हैं। तो ये तो कुछ टर्म्स हुई जो हमें आगे जरूरत लग सकती है व्हेन वी विल गो थ्रू द अदर डीप एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बाद लास्ट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये सारी चीजें जो होती है वो होती है थ्रू 3 इवेंट्स। इवेंट्स को लेके हमने 3 इवेंट्स में डिवाइड किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। वन इज प्री फर्टिलाइजेशन, another is fertilization, and the third one is post fertilization. One event is what? Pre-fertilization. It means all those events, all those processes which are taking place in an organism before fertilization. Fertilization is what? It is the fusion of the gamete. So we have seen that there was the reproductive stage, there was juvenile stage, there was production of the gametes, there was DNA replication, there was cell cycle, gamete production before the fertilization, before the fusion of gametes took place. And such events are called as pre-fertilization events. And these pre-fertilization events are very necessary for a sexually reproducing organism to happen. Then second event is fertilization. जो हमें आगे पढ़ना है इन ह्यूमंस, वो है जिसमें हमें मैकेनिज्म देखना है कैसे मेल एंड फीमेल गेमीट आपस में फ्यूज होता है। फ्यूज होने के बाद जो नई सेल बनती है, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी ज़ाइगोट बनता है, उस ज़ाइगोट में ये कैसे और क्यों ये एबिलिटी आती है टोटिपोटेंसी की कि वो एक फिर नए इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट होता है या डेवलप होता है। तो उसके अंदर जो छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल के फिजियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होती है ये प्राइमरली 2 तरह की हो सकती है। अगर फर्टिलाइजेशन एक एनिमल के बॉडी के अंदर हुआ, ठीक है, तो इस फर्टिलाइजेशन को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे ह्यूमंस है, जो फीमेल पेरेंट होता है उसकी बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल गेमेट फ्यूज होते हैं, तो उस फर्टिलाइजेशन को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन एनिमल की बॉडी के बाहर या इंडिविजुअल की बॉडी के बाहर भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल फिशेज आर देयर, amphibians are there, जो गेमीट्स डायरेक्टली लिबरेट करते हैं इनटू द वाटर, एंड उस वाटर में ये गेमीट्स खुद ब खुद फ्यूज होते हैं विद वन अनदर एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द ज़ाइगोट।
तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों का मोटिव सेम है, प्रोडक्शन ऑफ और द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और रिप्रोडक्टिव यूनिट। उसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या है, जो ये रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी जाइगोट बना, इस जाइगोट को डेवलप होना है इनटू व्हाट, इनटू द यंग वन, और जो ये यंग वन होता है वो बनता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने को फिर फाइनली कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो ये एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ते हैं, फिर हम फ्रूट फॉर्मेशन वगैरह भी पढ़ते हैं, ये सारी चीजें, ठीक। तो एनिमल्स के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस में जो एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट आगे हमें पढ़ना है, उसमें हमें ये जो है एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोट से मरुला का बनना, व्हाट इज कॉल्ड एज मोरुलेशन, देन ब्लास्टुला का बनना, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रोला का बनना, गैस्ट्रोलेशन, ठीक है। तो फाइनली वहां से फाइनल जो एम्ब्रियो होता है वो फीटस में कन्वर्ट होता है, फाइनली ये फीटस जो है वो फिर कंप्लीट फुल्ली फॉर्मड यंग वन में कंप्लीट होता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस फाइनली एंड लास्टली लीड्स टू प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ यंग वन। तो जब यंग वन बना तो जो एम है रिप्रोडक्शन का वो हमने अचीव किया। देन वी गॉट द एम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से हमने ये आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया। ये टॉपिक नेसेसरी है, ये आपको के लिए हेल्पफुल रहेगा व्हेन यू विल गो थ्रू डिफरेंट अदर रिप्रोडक्टिव टॉपिक्स। रिप्रोडक्शन के हवाले से जो छोटे बड़े टॉपिक्स होंगे बॉटनी में या जूलॉजी में, ये टर्म्स आपके लिए वहां पे कन्वीनियंट रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। बाकी छोटे बड़े कंसेप्ट्स, सिंपल या कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को इजीली अंडरस्टैंड करने में। तो अब जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड ब्लास्टोस। तो जिसने ब्लास्टोस लिखा तो उसने सही आंसर दिया। तो इसके साथ मैं आज के इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो टॉपिक है वहां से स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्टार्ट फ्रॉम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये मेरे सारे लेक्चर्स अच्छी तरह वॉच करोगे और आपको कहीं पर ट्यूशन वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस साल ये जो है अपने लिए आपकी दुआओं से ये तय कर लिया है, ये डिसाइड कर लिया है दैट आई विल कंप्लीट इंशाल्लाह एवरी टॉपिक ऑफ योर सिलेबस थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। तो आप कनेक्टेड रहिए, आप जुड़े रहिए, और मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट्स में अपनी सजेशंस प्रोवाइड कीजिए दैट हाउ आई कैन मॉडिफाई माय लेक्चर्स टू मेक them more easy, more fruitful, and more educative and informative for all of you, so that मेरे पढ़ाने के बाद आपके लिए जितने भी आगे एग्जाम्स हैं, CUET है, बोर्ड लेवल एग्जामिनेशंस हैं या नीट है, वो आपके लिए आसान हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।